कहीं इन टांगों का इस्तेमाल करके कहीं को निकल ना जाए। हम तुमसे प्यार करते हैं ना। और खासकर अगर ये बात एक भावुक चेहरे और नम आंखों के साथ बोली जाए तो लड़की मान भी लेती है। झुन्नू देखने गया और धनिया का बाप बोलता है शेरनी है, फाड़ देती है। झुन्नू करेगा ब्याह, खप खत्म। अपने आप को इंसान समझो और इंसान की नजर से देखो। अपने आप को पुरुषों की नजर से देखना बंद करो। नमस्ते सर। आज कहिए। पहली बार आपसे बात हो बारिश से बहुत बहुत धन्यवाद सर। मेरा प्रश्न है कि सर, हर ज्यादातर लड़कियों को उनके भाई और पिता द्वारा ग, मतलब यह तर्क देकर घर से बाहर निकलने के लिए मना कर दिया जाता है कि बाहर खतरा है और असुरक्षा है। तो सर, जब हर पिता हर भाई को अपनी बहन की अपनी पत्नी की इतनी परवाह है, तो बाहर वो कौन से पुरुष है जिनसे उनको असुरक्षा है? वो तो यही कह रहे हैं ना कि हम तुम्हारे भाई हैं और बाप हैं। हमारे साथ सुरक्षित हो, बाहर तुम्हारे भाई बाप नहीं है और वहां तुम असुरक्षित हो। मतलब आशा यही है कि अपनी बेटी हो या बहन हो, उसको हम सुरक्षा देंगे, सुरक्षा की जो भी परिभाषा है। और दूसरे की बेटी हो या बहन हो तो वो हमारे ही हाथों असुरक्षित रहेगी। यही यही बात है। इसमें कौन सी चीज खटक रही है आपको, वो बताइए। सर, जैसे कि मतलब हम घर खुद की जो बेटियां हैं उनको तो, जो घर के जो पिता है भाई है, मतलब उनको तो इतनी उनकी सुरक्षा की परवाह करते हैं। मतलब बाहर उन्हीं से उनको खतरा है। वो ये कह रही हैं कि मान लीजिए दो परिवार हैं, तो यहाँ पर जो पुरुष हैं वो स्त्री से बोल रहे हैं हम तुम्हारी रक्षा करते हैं। वहां के जो पुरुष हैं वो भी वहां की स्त्रियों से बोल रहे हैं हम तुम्हारी रक्षा करते हैं। दोनों बोल रहे हैं बाहर मत निकलना, पर जो बाहर निकलती हैं, इधर की स्त्रियां उधर की स्त्रियां, तो इधर वाले उनके प्रति हिंसक हो जाते हैं और इधर वाले उनके प्रति हिंसक हो जाते हैं। हाँ, तो वो कुछ हद तक बात वही है कि हमें हमें हिंसा करनी है, हमें लूटपाट करनी है। और उसमें भाव यही है कि मैं दूसरे का घर, दूसरे का माल लूटूंगा, दूसरा मेरा घर मेरा माल लूट सकता है, तो मुझे अपना बचाना है और दूसरे का लूटना है। तो इसमें जो लूट की इच्छा है वो भी पूरी हो जाती है और ऐसा लगता है कि अपना नुकसान भी नहीं हुआ, क्योंकि अपना माल तो मैंने बचा ही लिया था और दूसरे का माल लूट लिया, तो जो लूटने की मेरी हवस है वो भी पूरी हो पाई। तो यही खेल चल रहा है। इसमें समझने की बात ही यही है कि जो ये सुरक्षा का और पूरा खेल चलता है, इसके पीछे प्रेम तो पता नहीं कितना है, लेकिन भोगने की वृत्ति पूरी पूरी है। हम्म? मेरी संपत्ति है, कोई दूसरा लूट न ले जाए। और दूसरे को अगर मिलेगी भी भोगने को तो मेरी सहमति से, मेरी अनुमति से मिलेगी। मैं उसका दान करूंगा, मैंने दान करा है, अब तू इसको भोग सकता है। तो वही भाव है। आप एक जीवित प्राणी को बस एक वस्तु बना रहे हो, विषय बना रहे हो, उसको ऑब्जेक्टिफाई कर रहे हो, उसको कह रहे हो कि ये मेरी चीज है, ये मेरी चीज है और मेरे हिसाब से ये चलेगी और उसकी अपनी कोई
स्वेच्छा नहीं है, मेरा उस पर स्वामित्व है, वो धन है मेरा। तो कामना और क्या करवाती है? जिसको आपको भोगना है उसको वो चेतन से जड़ करवा देती है। आप जिसको भोगने जा रहे होते हो ना, वो अब आपके लिए चेतना नहीं होता, वो आपके लिए पदार्थ बन जाता है। और पदार्थ की तो मालकियत करी जा सकती है ना, मैं तेरा मालिक हूं, मैं तेरा मालिक हूं। और ये बात दोनों तरफ लागू होती है। अगर ताकत स्त्रियों के हाथ में आ जाती है तो वो भी पुरुषों के ऊपर इसी तरह का अंकुश और बंदिश लगाती हैं। वो भी फिर पुरुष को अपनी संपत्ति की तरह देखती हैं, मैं तेरी मालकिन हूं, तू मेरे हिसाब से काम करेगा। तो भोग का अर्थ ही होता है बंधन लगाना, और ये पुरुष की भोग वृत्ति ही है जिसके कारण स्त्रियों पर इतिहास में लगातार इतने बंधन लगे रहे हैं। उसमें बात न प्रेम की है, न सुरक्षा की। लव, केयर, ये सब स्मोक स्क्रीन है। खुद को और दूसरे को धोखा देने के तरीके हैं। बात सीधे भोगने की है। मेरा माल है, पर गड़बड़ बात यह है कि इस माल के पास 2 टांगे भी हैं। कहीं ये इन टांगों का इस्तेमाल करके कहीं को निकल ना जाए। इससे बेहतर तो मटकी होती है और कड़ाही होती है और पंखा होता है, जहां लटका दो वहां 20 साल तक लटका रहता है। मटके को जहां रख दो वहां पड़ा रहता है ना। देखा है कढ़ाइयों पर भी कैसे पुराने समय में लोग नाम खुदवा देते थे, सब बर्तनों पे, तांबा, पीतल, गिलास तक पे नाम लिखवा देते थे। कढ़ाई तो ठीक है। वो बात वही थी, मेरा माल है, कहीं इधर उधर ना हो जाए। इसी तरीके से महिलाओं के हाथ में गुदने गुदवाए जाते थे। बड़ी मजेदार बात है, महिलाएं सारी अशिक्षित होती थीं। भारत जब आजाद हुआ तो उस समय 10-15 में से एक महिला भी साक्षर नहीं होती थी। 10-15 में से एक भी। और साक्षर माने बस कि जिसको अक्षर ज्ञान हो, ये नहीं कि जो शिक्षित है, जिसको बस अक्षर ज्ञान हो। 10-15 में से एक महिला भी साक्षर नहीं थी। लेकिन यहां पे उनके अक्षर गुदे होते थे, उनका नाम लिखते थे, उनके पति का नाम लिखते थे। या उनके गांव का नाम लिख दिया जाता था। समझ रहे हो? कई बार तो सिर्फ उनके पति का नाम लिख दिया जाता था। मैं बड़ी एक रोचक जानकारी पढ़ रहा था। जो लोकसभा का पहला चुनाव हुआ था, उसमें बहुत बड़ी तादाद में महिलाएं वोट ही नहीं डाल पाई। बहुत बड़ी तादाद में, लाखों। क्यों नहीं डाल पाई? वो अपना नाम ही बताने को तैयार नहीं थी। बोली हमारा कोई नाम होता ही नहीं है, मैं झुन्नू की पत्नी हूं या नुन्नू की अम्मा हूं। और जितने जो चुनाव अधिकारी हैं, जो आयोग से आए हैं, वो कह रहे हैं कि भाई आपका नाम मतदाता सूची में तभी जाएगा जब अपना बताइए। वो कह रहे नहीं, मेरा नाम ही यही है, झुन्नू की पत्नी। उनको बेचारियों को वोट डालने को नहीं मिला। फिर जानकारी का और जागरण का सरकार द्वारा कार्यक्रम चलाया गया महिलाओं के लिए कि भाई ये नहीं कर सकते, अगर वोट डालना है नाम बताना पड़ेगा, नहीं वोट नहीं डाल पाओगी। तो फिर जो अगला चुनाव आया तो उसमें फिर ये लोग गई, इनको वोट डालने को मिला। बात समझ रहे हैं? अभी भी ये एक, आप गांव देहात की तरफ चले जाएंगे तो वहां महिलाओं को पुकारने का एक ये तरीका है कि उनको उनके गांव के नाम से बोल देते हैं बस। कि एक संयुक्त परिवार है, उसमें 5-7 महिलाएं हैं, 5-7 बहुएं हैं, 5-7 भाई हैं, उनकी 5-7 बहुएं। तो वो जिस जिस गांव से आई होती है उनको उसी गांव के नाम से बुला देते हैं। क्योंकि माल की अपनी कोई सत्ता थोड़ी होती है, बस उस पर ये लिख दिया मेड इन चाइना, जहां से आया है। उसकी अपनी कोई एजेंसी थोड़ी है।
उसका अपना कुछ नहीं है। उसको या तो उसके गांव के नाम से बुला दो, या उसके पति के नाम से बुला दो, या उसके बच्चे के नाम से बुला दो। हमारी मनुस्मृति है, कुछ उसमें बातें ऐसी भी लिखी हैं जो आज भी उपयोगी हैं, पर बहुत सारी बातें उसमें ऐसी हैं जो सर्वथा त्यागने योग्य हैं। जिसमें से एक बात यह है कि महिला को कभी स्वतंत्र नहीं रहना चाहिए। बिल्कुल इन्हीं शब्दों में मनुस्मृति ये बात बोलती है। बोलते हैं जब छोटी हो तो पिता पर, और जब उम्र बढ़ जाए, ब्याह हो जाए तो पति पर, फिर पति मर जाए तो पुत्र पर। उसको हमेशा आश्रित रहना चाहिए, उसको स्वतंत्र कभी नहीं रहना चाहिए। समझ रहे? धन गिना जाता था, तो किसी के पास कितना धन है, तो उसमें एक ये भी होता था, स्त्री धन। क्योंकि पहले बहुविवाह प्रथा भी थी, आप कितनी भी स्त्रियां कर सकते थे। बाल विवाह बहुविवाह एक साथ चलते थे। तो छोटी बच्ची को ले लो, उससे ब्याह कर लो, फिर मन भर जाए दूसरी ले लो, उससे ब्याह कर लो, और ये सब जो कुल मिला करके तुम्हारे पास जमा हो जाते हैं, इन्हें कहते हैं स्त्री धन। वैसे ही तुम्हारे तबेले में और गौशाला में उसको बोलते थे पशुधन, कि गाय भैंस कितनी है, बकरियां कितनी, वो सब पशुधन होता था। स्त्रियां कितनी है, वो स्त्री धन होता था। तो धन, माल, संपत्ति, चेतना नहीं, पदार्थ। समझ में आ रही बात? और ये बात मैं फिर कह रहा हूं, ऐसा नहीं कि कोई एक लिंग द्वारा दूसरे लिंग के ऊपर से ही अनिवार्य रूप से किया गया अत्याचार हो। महिलाओं के हाथ में ताकत आती है तो वो कुछ ऐसा ही बर्ताव पुरुषों के साथ भी करती हैं। बात लिंग की नहीं है, बात लोभ की है, बात स्त्री होने की नहीं है, बात स्वार्थ की है। स्वार्थ पुरुष का होगा तो वो दूसरे को बंधक बना के उसका भोग करेगा। स्वार्थ स्त्री का होता है तो वो भी पुरुष को बंधक बनाती है और उसका अपने तरीके से भोग करती है। समझ रहे हैं? बस यही है और क्या। इसमें बहुत तो कोई सोचने की बात भी नहीं है। देखो, सुरक्षा के नाम पर बरगद के पेड़ को गमले में नहीं बांध देते और हम बोलें कि हमें तुझसे प्यार बहुत है और हम तेरे गमले को इंद्रधनुषी रंगों में पोत देंगे। क्यूट गमला। बरगद था, उसको बना दिया पापा की बरी। अरे उसे बरगद होना था और तुमने उसको क्या बना दिया है? क्यूट सी बरी। और बोल रहे हो कि ये तो मैं बहुत परवाह करता हूं, ये तो मेरे प्रेम की बात है कि मैं इसको जमीन नहीं दे रहा गहरी और आसमान नहीं दे रहा खुला, मैं इसको अपने गमले में रखता हूं। और ये सवाल तो अभिभावकों को और जो भी लोग हैं, पुरुष घर के, भाई हो, पति हो, उन्हें अपने आप से पूछना पड़ेगा। आप जो बंदिशें वगैरह लगा रहे हैं सुरक्षा वगैरह का हवाला देकर, उन बंदिशों में उस लड़की या उस महिला की भलाई कितनी है और आपका स्वार्थ कितना है, ये तो आपको ईमानदारी से खुद से ही पूछना पड़ेगा। ईमानदारी से खुद से पूछना पड़ेगा, आपने जो बंदिश लगाई है वो सचमुच उसकी भलाई के लिए लगाई है या अपने स्वार्थ के लिए लगाई है? पूछिए अपने आप से, मैं क्या जवाब दूं इसका? पता नहीं अब होता है कि नहीं। पहले होता था, लड़की की शादी तय हो जाती थी,
और अभी ब्याह का दिन महीना 2 महीना 3 महीना भी दूर है तो उसका कर देते थे कि तू घर से कम निकला कर, और जैसे जैसे शादी की तिथि पास आती जाती थी तो उसका निकलना बिल्कुल ही बंद कर देते थे, बिल्कुल बाहर नहीं जाएगी। अब ये वो जो बाहर नहीं जा रही है, ये उसकी भलाई के लिए किया गया है या बात कुछ और है, पता नहीं। जो ये वर्जना लगा रहे हैं और अपने आप को कहते हैं कि हम तो प्यार करते हैं उस लड़की से, वो इसका जवाब दें कि ये तुम्हारा प्यार है कि क्या है। और अहंकार को बड़ा अच्छा लगता है कि किसी ने हमसे कहा कि वो हमसे प्यार करता है। प्रकृति ने शरीर को स्त्री के थोड़ा ऐसा बनाया है कि भावनाएं उसके केंद्र के ज्यादा पास रहती हैं। ये प्रकृति का कार्यक्रम है। क्योंकि उसको पहले गर्भ रखना है बहुत महीनों तक, वो भी हो सकता है 1 नहीं 5 बार, और उसके बाद बहुत महीनों सालों तक वो शिशु की देखभाल करनी है। ये सब काम कोई विचारक हो तो उसको करना मुश्किल पड़ जाएगा, क्योंकि वो विचार करेगा, पूछेगा कि ये सब क्या है, क्यों है, इतना मुझे धीरज रखने को क्यों कहा जा रहा है, ये जो मैं इतना कष्ट उठा रहा हूं और इतना जो मैं बंधन पाल रहा हूं, क्यों पाल रहा हूं। तो प्रकृति ने ऐसी व्यवस्था कर दी कि महिला थोड़ी ज्यादा भावुक होती है, विचार पीछे आता है, भावना थोड़ा पहले आ जाती है। बहुत अंतर नहीं है, थोड़ा ही अंतर है। ये ना कोई कह दे कि मनुष्य विचार पुरुष विचार पर चलता है और स्त्री भावना पर चलती है, हम ऐसी बाइनरी बात नहीं कर रहे हैं, पर थोड़ा अंतर होता है, वो निश्चित रूप से होता है, ईमानदारी से मानना पड़ेगा। तो वो जो भावना प्रवण चित्त है वो जरा आसानी से फरेब में आ जाता है। जो भावनाओं पर चलता हो ना, उसको भावनाएं प्रदर्शित करो तो बहक जाता है, क्योंकि वो भीतर से खुद ही बहका हुआ है अपनी भावनाओं से। तो कोई बाहर से भी भावनाएं दिखा के उसे आसानी से बहका लेता है। आपको कुछ पैसे चाहिए हो 5-10 हजार, आप किसी पुरुष के सामने जाकर रो पड़े तो हो सकता है सफलता की संभावना 10% हो। आपके लिए बेहतर होगा कि आप किसी स्त्री के सामने जाके रो पड़े, सफलता की संभावना 20% हो जाएगी। 100% नहीं, पर 10 से बढ़कर 20 जरूर हो जाएगी। आंसुओं और भावना की अभिव्यक्ति से स्त्री थोड़ा ज्यादा प्रभावित हो जाती है। तो उसको जब बोला जाता है, देखो बेटी हम तो तुमसे प्यार करते हैं, बिटिया तुम्हारी सुरक्षा तुम्हारी सिक्योरिटी की खातिर हम तुम पे बंधन लगा रहे हैं, हम तुमसे प्यार करते हैं ना। और खासकर अगर ये बात एक भावुक चेहरे और नम आंखों के साथ बोली जाए तो लड़की मान भी लेती है। बाइनरी पे मत चले जाइएगा, मैं कह रहा हूं इधर 10% है तो उधर 20% है, इतना ही, लेकिन ये अंतर भी बहुत बड़ा हो जाता है। बात समझ रहे हैं। और फिर यही जो फिर भावुकता है ये उसका खूब शोषण कराती है, और चूंकि इससे उसका शोषण होता है तो पुरुषों को स्त्री की भावुकता बड़ी पसंद आती है। आप में कोई ऐसी चीज हो जिसका इस्तेमाल करके मैं अपना उल्लू सीधा कर लेता हूं, तो आपकी वो चीज आपको पसंद आए ना आए, मुझे बहुत पसंद आएगी भाई। बात समझ रहे हैं। आपने साहब ये शर्ट पहन रखी है और इस शर्ट में एक हुक यहां पर हो और एक हुक यहां पर हो, और वो जो हुक है उन्हीं का इस्तेमाल करके मैं ऐसे फंदा फेंकता हूं, आपको फांस लेता हूं। हो सकता है आपके पास 5-7 और शर्ट हो, लेकिन मुझे आपकी ये वाली शर्ट बहुत पसंद आएगी, क्योंकि इस शर्ट से ही मैं आपका शोषण कर पाता हूं।
तो महिलाओं की जो भावुकता होती है वो पुरुषों को बहुत पसंद आती है। सारी शायरी इसी बारे में है कि देखो महिला कितनी भावुक है। मुझे एक आप पूरी गजल नज्म छोड़िए, शेर बता दीजिए जिसमें किसी महिला की वैचारिकता की प्रशंसा करी गई हो कि वाह क्या विचार करती है, क्या गहरा इसका ध्यान है। लगातार तारीफ करी जाती है उसके शरीर की और उसकी भावुकता की। शर्मा जाती है, लजा जाती है, डर जाती है, सहम जाती है। वो मेरे साथ थी, अंधेरी रात थी। हाँ, बिजली कड़क गई, वो मुझसे चिपक गई। हिरनी सी उसकी आंख थी, अंधेरी रात थी। हिरनी सी उसकी आंखों में डर उतर आया क्योंकि बिजली कड़क गई, और बिजली कड़क गई तो मुझसे चिपक गई। अगर उसके डर के कारण वो आपसे चिपकती है तो आपको उसका डर कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा। तो हमने परंपरा से, संस्कृति से उसके डर को प्रोत्साहित ही करा है। शादी के लिए लड़के वाले आए हैं तो लड़की का गुण कैसे बखाना जाता है? एकदम गाय है। गाय है माने क्या? नहीं, दूध तो बाद में। अब जल्दी से, गाय है माने क्या? जिधर हांको उधर चल देगी, सींग नहीं मारती। और ये गुण है। और ये बात फिर महिलाएं स्वयं भी आत्मसात कर लेती हैं कि हमें तो तारीफ तब मिलेगी जब हम गाय होंगे, और तारीफ की हम भूखे हैं, तो अगर गाय बनने से ही तारीफ मिलनी है तो हम गाय ही बन जाते हैं, वो गाय ही बन जाती है। सोचो, झुन्नू देखने गया और धनिया का बाप बोलता है शेरनी है, फाड़ देती है। झुन्नू करेगा ब्याह? खप खत्म। और गाय बोलते ही बिल्कुल उसको चाय याद आ जाती है। बात समझ रहे हो? कभी वो जाती है तो उसकी ऐसे तारीफ होती है कि प्रखर मेधा, तीव्र बुद्धि, अति कुशाग्र होती है। तो कढ़ी बहुत अच्छा बनाती है। अब कढ़ी बनाने में कौन सी मेधा चाहिए? तो उसने मेधा विकसित करी भी नहीं, उसने कढ़ी बनाई। कढ़ी बनाते हैं। बहुत इस मुद्दे पर मुझसे बोला भी नहीं जा रहा क्योंकि ये बात इतनी साफ है कि इसमें समझाया क्या जाए। जिसको न दिखे वो या तो मूर्ख है या धूर्त है। इसमें क्या बताया जाए? तो बहुत जाहिर सी बात है ये क्या चल रहा है। सुरक्षा दे दी जाती है। महिलाएं और बच्चे कृपया पहले बाहर निकलें। मिल गई सुरक्षा। और कोई महिला नहीं बोलती कि अपमान है हमारा, बच्चों के साथ क्यों नाम लिया रे? बच्चा होगा तेरा बाप। कैसे बोल दिया कि महिलाएं और बच्चे पहले निकले? क्यों जबरदस्ती हमारे लिए सीट आरक्षित कर रहे हो कि यहां बैठ जाइए, ये महिलाओं की सीट है? वो वजन उठा सकती है, वो बॉक्सिंग लड़ती है, वो पहाड़ पे चढ़ती है, वो जिम्नास्टिक्स खेलती है। उसके लिए तुम सीट क्यों बांध रहे हो कि वो सीट पे जाकर के बैठे?
पर बड़ा अच्छा लगता है, सीट मिल गई। अब सीट अगर मिल गई है तो फिर टिकट से कहीं ज्यादा बड़ी कीमत भी चुकाओगे। इससे अच्छा होता कि यात्रा खड़े खड़े पूरी कर लेते। ये जो आरक्षित सीट मिलती है ना, आप इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकाती हैं। लेडीज फर्स्ट, और जो शिवलरस लोग होते हैं वो उतर के दरवाज़ा वगैरह खोलते हैं। फिर धनिया उतरती है अपना लंबा चौड़ा लबादा लहंगा लेके और ऐसे पूरा समेटते हुए। कुत्ता भी दौड़ा ले, कुत्ता छोड़ दो, पिल्ला दौड़ा ले, पता ही नहीं चलेगा, दौड़ ही नहीं पाओगी। और पिल्ले की और आफत होगी, और दौड़ाएगा वो कहीं घुस गया नीचे, समझ में नहीं आएगा निकलूं कैसे बाहर। इतना मामला फैला रखा है, गुमशुदा की रिपोर्ट लिखानी पड़ेगी, पिल्ला खो गया। फिर फंसने की बात है। चिटियां कलाइयां, इसका क्या मतलब होता है? क्या मतलब होता है? तो पुरुष तो आए तो हम कहते हैं ये जो 2.5 किलो का घूंसा है, और उसको बोलते हैं कि नाजुक उसकी और गोरी गोरी कलाइयां, उस पे डाल दो हरी हरी चूड़ियां। उसका क्या है? 2.5 किलो का घूंसा। और इसका क्या है? गोरी और नाजुक कलाइयां। तो अब समीकरण क्या बैठेगा खुद ही देख लो। उसके पास 2.5 किलो का घूंसा है और तुम्हारे पास नाजुक कलाई है, तो अब जो होना है वो सामने है। अभी नई बात सुनने को मिली, लड़कियों को जिम नहीं जाना चाहिए, इससे उनमें आक्रामकता आ जाती है, क्योंकि जिम जाएंगी तो कहेंगी ऐसे थोड़ी करना है। उसको तो कितना भी कुछ हो रहा हो शरीर में, बिल्कुल मौन रहना है। ये आवाज कैसे आ गई? ये तो ग्रंट जो है ये तो पुरुषों के लिए है। ये सचमुच है कि ये आचार्य सब लड़कियों को बिगाड़ रहा है, जिम जा रही हैं, अरे मसल वसल निकल आएगी, मर्दाने हाथ हो जाएंगे। लड़की तो कोमल और नाजुक ही भाती है। अच्छा, और फिर कोमल और नाजुक है और ऑस्टियोपोरोसिस से मरेगी। किसी को दोष नहीं दे सकते। क्या बोलता है वेदांत? मजबूरी जैसा कोई शब्द नहीं होता। अगर आपके पास बंधन है तो वो आपने चुने हैं अपनी बेहोशी में। मुक्त होना है तो जो चुना है उसको पलटिए। पुरुषों को दोष देने से कुछ नहीं होगा। बेहोशी जितनी इधर है उतनी ही उस दूसरे लिंग में भी बेहोशी है, उसको क्या दोष दें? वो खुद कौन सा बहुत सुख मना रहा है? जो किसी दूसरे का शोषण करता है वो खुद क्या सुख में जीता है? पुरुष ने स्त्री को बंधक बनाया तो स्त्री ने भी अपने तरीके से बदला निकाला। पुरुष भी दुख का ही जीवन जीता है, तो उसको दोष देने से लाभ नहीं है। हाँ, उसको दोष देने से आप भड़ास निकाल सकती हैं, गुबार निकल जाएगा, लाभ नहीं होगा। लाभ तो तभी है कि जो कुछ आपको मिलता है आपके बंधनों के एवज में, उसको मूल्यहीन जाकर ठुकरा दीजिए। बंधन हम स्वीकार करते हैं इस लालच में कि बंधनों के साथ कुछ सुख, कुछ सुविधा, कुछ सहूलियतें मिलेंगी। उन सुविधाओं को, उन सहूलियतों को ठुकराइए, कष्ट झेलना सीखिए। कष्ट आप नहीं झेल सकते तो मुक्ति आपके लिए नहीं है। चेतना की भाषा विकसित करिए। पुरुषों ने जो भाषा विकसित करी है वो आवश्यक नहीं कि चेतना की हो।
पुरुषों की भाषा में तो आपका सौंदर्य आपके लंबे लंबे काले बालों और काले काजल में है। चेतना कहती है आपकी आंखों का सौंदर्य आपकी अंतर्दृष्टि में है। आपकी आंखें क्या सचमुच जगत के पार देख पाती हैं? अगर देख पाती हैं तो आंखें सुंदर हैं। पर पुरुषों की भाषा पर जाएंगी तो कजरारे कजरारे तेरे काले काले नैना, आपको लगेगा काजल लगा लिया आंखें सुंदर हो गई। काजल लगाने से नहीं सुंदर होती हैं, आपको अपनी नई भाषा विकसित करनी पड़ेगी। चेहरे का सौंदर्य ये नहीं है कि लंबे लंबे बाल हैं, आहा हा केश राशि। इसका सौंदर्य ये नहीं है कि इसमें बाहर क्या लटक रहा है। इसका सौंदर्य इसमें है कि इसमें भीतर क्या है। 90% कॉस्मेटिक्स महिलाएं खरीद रही हैं। कॉस्मेटिक्स की पूरी जो ग्लोबल इंडस्ट्री है वो महिलाओं के बूते चल रही है। कितनी अजीब बात। अभी लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं भारत में, ये तो छोड़ो कि चयनित कितनी हुई, प्रत्याशियों में भी मात्र 8% हैं महिलाएं। 8% महिलाएं हैं प्रत्याशियों में, और कॉस्मेटिक्स 98%। तुकबंदी के लिए बोल दिया 98 का, अगर 92 निकल आए तो दोष मत देना। ये दिखाई नहीं देता ये क्या चल रहा है। लोकसभा माने ताकत का अड्डा, वहां से वंचित हैं, वहां से बहिष्कृत हैं, और कॉस्मेटिक्स की दुकान में मेला लगा रखा है। क्या बन रही हो? ताकत कुछ नहीं, सजना संवरना भरपूर। ये किस बात की निशानी है? दुनिया की कुल संपत्ति का 5% भी महिलाओं के पास नहीं है। 5% भी नहीं है। भारत में कॉरपोरेट सेक्टर में टॉप मैनेजमेंट में महिलाएं 10% भी नहीं है। पश्चिम में हाल बेहतर है, पर थोड़ा ही बेहतर है। 2 ही 4 देश हैं जहां की संसदों में महिलाओं का 50% प्रतिनिधित्व है। 2 ही 4 हैं बस। समझ रहे हो बात को? एक अलग आपको अपने लिए भाषा ही निर्मित करनी पड़ेगी, जीवन का एक अलग कथानक, एक अलग चेतना। गुलामी की चेतना नहीं। गुलामों के पास भी अपनी चेतना होती है, उसमें भी कुछ डूज एंड डोंट्स होते हैं, वो वाली नहीं। जेल के जो गुलाम होते हैं ना, उनको भी लगता है कि उनके पास चॉइस है। उन्हें कुछ बातें बताई जाती हैं, अच्छी बातें हैं, गंदी बातें हैं, तो उन्हें भी लगता है कि हम भी कुछ सोच रहे हैं, विचार रहे हैं, निर्णय कर रहे हैं। तुम जो भी सोच रहे हो, विचार रहे हो, निर्णय कर रहे हो, वो सब कुछ जेल की दीवारों के भीतर हो रहा है। द स्लेव्स कॉन्शियसनेस। तो जो पूरी कॉन्शियसनेस ही है वही बदलनी पड़ेगी। और पुरुषों को दोष भर देने से, गाली देने से नहीं होगा। बहुत सारा नारीवाद बस यही है कि हमारी दुर्गति के जिम्मेदार पुरुष हैं, चलो पुरुषों को डंडा बजाते हैं। बजा दो, वो तो वैसे ही बेचारा बजा ही हुआ है। तुम किसी को गाय बना करके घर में रख लोगे तो फिर गाय पालनी भी तो पड़ेगी। पहले पहल तो बहुत अच्छा लगा, गाय ले आए, गाय ले आए। अब पालो। तो पुरुष भी अपनी झूठी मालकियत की बड़ी भारी कीमत चुकाता है। हाँ, उसको एक झूठा गुमान रहता है कि मैं तो मालिक हूं, सब कुछ मेरे हाथ में है। समझ रहे हो बात को?
अपने आप को इंसान समझो और इंसान की नज़र से देखो। अपने आप को पुरुषों की नज़र से देखना बंद करो। सबसे गहरी गुलामी वो होती है जो इतनी आत्मसात कर ली जाती है कि गुलाम को लगने लगता है कि वो आज़ाद है। वो आज़ादी नहीं है, आत्मसात करी हुई गुलामी है। और ये सारी बातें डरो नहीं, पश्चिम से नहीं आ रही हैं। मुझसे अभी लोगों को बड़ा एक ये खतरा होने लगा है कि ये तो हमारे ऊपर पश्चिमी सभ्यता डाल रहा है। मैं जो बातें बोल रहा हूं वो सीधे सीधे आपके अपने मौलिक भारतीय दर्शन से आ रही हैं, वेदांत से आ रही हैं। पश्चिम का अनुकरण करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि महिलाओं को ऑब्जेक्टिफाई तो पश्चिम ने भी खूब करा है। तो पश्चिम की ओर जाकर के कोई आपको बहुत मुक्ति नहीं मिल जाने वाली है। बारबी कोई भारत की इजाद थोड़ी ही है, पश्चिम से ही तो आई है। वो क्या है? अ बॉडी टू बी कंज्यूम्ड। समझ में आ रही है बात? इसका सौंदर्य कंगन नहीं होता, इसका सौंदर्य ताकत होती है। ताकत, इसमें ताकत होनी चाहिए। इसका सौंदर्य किसमें है? इसमें, इसमें है, इसमें और इसमें और इसमें और इसमें। और शरीर जितना ज्यादा मांसल होगा ना, उतना हो सकता है पुरुषों के काम का तो हो, उन्हें मांस चाहिए, पर आपके लिए लायबिलिटी है। तो उधर से तो शायर आके तारीफ कर देंगे कि नागिन सी चाल इसकी, पर संभालना ढोना आपको ही है वो सब नागिन वाला मामला। मांसल शरीर कोई अच्छी बात नहीं है। जैसे सुगठित चेतना चाहिए, वैसे ही शरीर भी सुगठित चाहिए। बहुत मांस चर्बी ढोना किसी को लग सकता है आकर्षक, आपके लिए लेकिन शुभ नहीं है। मुझे समझ में नहीं आता, ये बिल्कुल मेरा व्यक्तिगत बायस हो सकता है। मैं घड़ी भी नहीं पहन पाता हूं, मुझे लगता है बंधन है हाथ में, घड़ी भी नहीं पहनी जाती। वो घड़ी भी नहीं पहन पाता हूं जो सिर्फ दिल की धड़कन नापने के लिए और ब्लड प्रेशर नापने के लिए और कैलोरीज नापने के लिए होती है। उला करके रखी हुई है, पहनता नहीं हूं मैं। आप इतनी सारी चीजें कैसे पहन लेते हो? मतलब उकताहट नहीं होती? 5-7 यहां गले में डाला है, इधर छेद मारा, इधर किया, इधर उंगलियों में डाला है, इधर कलाइयों में डाला है, पहले कमर में भी डालते थे और पैर में भी डालते थे, पैरों की उंगलियों में डाल रहे हैं, यहां पायल पहन रहे हैं। मतलब कुछ मेटल है भाई, मेटल। मेटल तो घिसता नहीं है, लगता नहीं है। मेरी अब चश्मा पहनने की नौबत आ रही है, मैं उससे बोला करता हूं भाई वो दे दो जो पता ना चले कि पहन रखा है। यहां पे भी ना पता चले और नाक पे भी ना पता चले, वजन नहीं होना चाहिए। शरीर को इतनी चीजों से बांधने की आदत डालते हो तो क्या चेतना भी बंध नहीं जाती? मैं पूछ रहा हूं, हो सकता है ना बंधती हो, मैं अनाड़ी हूं, बिल्कुल हो सकता है। पर ये जो 50 चीजों से शरीर को बांधने का कार्यक्रम है, ये क्या आपकी चेतना को भी नहीं बांध देता? पुरुषों पर भी लागू होती है, बैठे तो हैं अंगूठीबाज। बोल रहे हैं फलाने ने बताया था ये पहन लोगे तो
चाय के बागानों से याद आया, थोड़ी देर पहले मैं उदाहरण दे रहा था ना, जानते हो उसमें सिर्फ महिलाएं काम करती हैं। क्यों सिर्फ महिलाएं काम करती हैं, सोचा कभी? बहुत कम पैसे दिए जाते हैं और 8-8 10-10 घंटे खड़े होकर सिर्फ ये करना है। पुरुष विद्रोह कर देगा। पुरुष विद्रोह कर देगा। सिर्फ महिलाएं लगती हैं इस काम में। कम पैसा, कुछ नहीं बोलेगी, 8-10 घंटे खड़े होके बोलो ये करती रहे तो वो करती रहेगी। उसको शिक्षा संस्कार ही यही मिला है कि बस खड़े होके जो बोल दिया जाए करो, वो करती रहती है। और उन महिलाओं के उसी श्रम के कारण हमें चाय सस्ती मिल जाती है। उनको उनकी मेहनत का पूरा पारिश्रमिक मिले तो चाय महंगी हो जाएगी। कई बार तो वो अपने उस टोकरे में अपना बच्चा डाले रहती हैं। पुरुष कर ही नहीं सकता ये काम। वो लड़ बैठेगा, वो पूरा पेड़ ही उखाड़ देगा, कहेगा एक एक पत्ती तोड़ने में ही दुर्गति हो गई है, तू पूरा ही आ जा। एक और तो नमन करने का जी होता है कि वाह रे धीरज। नहीं, सचमुच गजब का धैर्य है महिला में, खासकर भारतीय महिला में गजब का धैर्य है। लगता है कि सर झुका दो इतने धीरज के सामने। और दूसरी ओर बड़ा बुरा लगता है। सहते जाओ, सहते जाओ, सहते। मैं चीखने चिल्लाने को नहीं बोल रहा, मैं मार पिटाई को नहीं बोल रहा, और मैं वो भी करने को नहीं कर रहा जो महिलाओं का एक छोटा सा वर्ग अब करने लगा है कि पुरुषों पर फर्जी मुकदमे डाल दिए, जो 498A का आजकल आतंक चला है। वो सब करने को नहीं कह रहा हूं, मैं इंसान बनने को कह रहा हूं। लिंग थोड़ी ही आपकी पहचान है, ये पहचान है ना आपकी। तन को जोगी सब करे, मन को विरला कोय। तन को जोगी सब करे, मन को विरला कोय। सहज सब विधि पाइए, जो मन जोगी होए रे साधो, जो मन जोगी होए। तन को जोगी सब करे, मन को विरला कोय। तन को जोगी सब करे, मन को विरला कोय। सहज सब विधि पाइए, जो मन जोगी होए रे साधो, जो मन जोगी होए। यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान। यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान। शीश दिए जो गुरु मिले, तो भी सस्ता जान रे साधो, तो भी सस्ता जान। यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान।
यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान। शीश दिए जो गुरु मिले, तो भी सस्ता जान रे साधो, तो भी सस्ता जान। विषय वासना उर्झिकर, जन्म गवाया बाद। विषय वासना उर्झिकर, जन्म गवाया बाद। अब पछतावा क्या करे, निज करनी कर याद रे साधो, निज करनी कर याद। विषय वासना उर्झिकर, जन्म गवाया बाद। विषय वासना उर्झिकर, जन्म गवाया बाद। अब पछतावा क्या करे, निज करनी कर याद रे साधो, निज करनी कर याद। एक दिन ऐसा होएगा, कोई काहू का नाही। एक दिन ऐसा होएगा, कोई काहू का नाही। घर की नारी को कहे, तन की नारी जाहिर साधो, तन की नारी जाहि। एक दिन ऐसा होएगा, कोई काहू का नाही। एक दिन ऐसा होएगा, कोई काहू का नाही। घर की नारी को कहे, तन की नारी जाहिर साधो, तन की नारी जाहि। प्रीति बहुत संसार में, नाना विधि की सोय। प्रीति बहुत संसार में, नाना विधि की सोय। उत्तम प्रीति सो जानिए, सतगुरु से जो होए रे साधो, सतगुरु से जो होए। प्रीति बहुत संसार में, नाना विधि की सोय। प्रीति बहुत संसार में, नाना विधि की सोय। उत्तम प्रीति सो जानिए, सतगुरु से जो होए रे साधो, सतगुरु से जो होए। सबसे पहले तो मैं फाउंडेशन को हार्दिक और आत्मिक धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने आज 2024 में ये जो सत्संगति चल रही है, संतों का ये जो संगति चल रही है, जरूरी नहीं है हमने भगवा कपड़े पहने हों, लेकिन जो सत्य के साथ जो हम रह रहे हैं, आचार्य जी के रूप में हमें जो गाइडलाइन मिल रही हैं, अपने भीतर के हम बंधनों को देख रहे हैं और ग्रंथियों को देख रहे हैं, कुंठाओं को देख रहे हैं। ये उन्होंने जो हमें जो नजरिया दिया है, उसके लिए आचार्य जी को शत शत नमन है, मेरा दिल से प्रणाम है।
मेरा नाम योगेश्वर दयाल शर्मा है। दिल्ली जल बोर्ड में मैं एक छोटा सा ऑफिसर हूँ, जोनल रेवेन्यू ऑफिसर के रूप में कार्यरत हूँ। मन मरे तो हम मरे, मन मरे तो हम मरे, हमारी मरे बलाए। मन मरे तो हम मरे, हमारी मरे बलाए। साच गुरु का बालका, मरे ना मारा जाए कबीरा, मरे ना मारा जाए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर।